2IITM सरकारी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य शक्ति और ऊर्जा। हर चीज को मैं अंग्रेजी में भी लिखना शुरू करूंगा और अगर मैं कभी मिस कर जाता हूं अंग्रेजी में लिखने में तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए, तो मैं वो भी बता दूंगा। पावर, एनर्जी, वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक है, ये इसकी अंग्रेजी यहां पर लिखी हुई है। लेकिन वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ने के लिए हमारे पास एक बेसिक सवाल आता है कि भाई बल क्या होता है। बल किसे कहते हैं? जिससे भी किसी वस्तु की गति की स्थिति में परिवर्तन हो उसे बल कहते हैं। अब सवाल ये होना चाहिए आपका कि भाई गति की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? गति की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो अब इसमें दो चीजें आती हैं। क्या क्या? रेस्ट और मोशन। रेस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या भाई? आराम कर रहे हैं हम लोग, तो वही थोड़ा सा और अच्छी भाषा में उसे बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में, भौतिकी की भाषा में बोलते हैं विरामावस्था। ठीक है, और मोशन तो हो जाती है गतिमान अवस्था। ठीक है, तो अब अगर कोई चीज रुकी हुई है अर्थात विरामावस्था में ऐसे रखी हुई है और हम इस पर कुछ करें जिससे ये चल जाए, तो रुकी हुई चीज को अगर हम चला दे रहे हैं तो हम बल लगा रहे हैं, और अगर कोई चलती हुई चीज है उसको हम लोग रोक दे रहे हैं तो भी हम लोग बल लगा रहे हैं। यानी कि बल का मतलब ये है रुके को चलाना या चलते हुए को रोकना। अब अगली बात आ जाती है कि भाई चलो चैप्टर का नाम कार्य, शक्ति और ऊर्जा है, तो कार्य हम लोग किसे कहते होंगे? अगला सवाल आ गया ना कि कार्य किसे कहते हैं। अब इतना तो हमें थोड़ी देर पहले पढ़ने से ये समझ में आ गया कि भाई कार्य के लिए कम से कम बल लगना तो आवश्यक है। बिना बल लगे कार्य की बात हम लोग कर ही नहीं सकते। यदि लगाया गया बल किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न कर सके, मतलब हम लोग बल लगा रहे हैं और बल लगाने से वस्तु में विस्थापन भी हो रहा है, तो कार्य किया गया है। अब कुछ बच्चों को ये डाउट आ सकता है कि भाई विस्थापन क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग एक पिंड लेते हैं और उस पे बाहरी बल लगाते हैं, बल लगाने की वजह से ये चलते चलते अपनी जगह परिवर्तित कर लेगा, तो जगह परिवर्तित कर लेगा तो उसकी वजह से वो जितनी दूरी तय करेगा लगभग उसी चीज को विस्थापन कहते हैं। अब आप देखेंगे कि कई जगह आपसे पूछा जाएगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। बस थोड़ा सा ही अंतर है। जब भी हम लोग दूरी की बात करते हैं तो यहां पर आप जो भी रास्ता तय करते हैं टेढ़ा मेढ़ा भी, उस पूरी दूरी को इसी से नाप कर हम लोग बताते हैं कि हाँ भाई इतनी दूरी तय की गई है। इसी तरह का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा मान लीजिए तय किया गया तो विस्थापन में बोला जाता है कि ये सीधी रेखा जो है AB, यही विस्थापन है। अगर AB के बीच में हमें दूरी नापनी है तो हम पूरा इस तरह के रास्ते को दूरी मानेंगे, लेकिन विस्थापन में हम लोग भले चल इस तरह के रास्ते में रहे हैं लेकिन इसी को विस्थापन नापेंगे। तो इसी
अगर चित्र में हम लोग देखें तो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्या है, दूरी है, और ये सीधा रास्ता क्या है, विस्थापन है। तो इसीलिए जब भी हम लोग कार्य की बात करते हैं तो तय की गई दूरी भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि हम लोग विस्थापन बोले, है ना। और दूसरी बात ये होती है कि दूरी में अब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ दिशा जो है वो मैटर नहीं करती है, दिशा से कोई परिवर्तन नहीं आता है, दूरी उतनी ही रहती है। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो यहाँ पे दिशा होती है, इसीलिए दूरी जो है वो क्या है, अदिश है, और विस्थापन क्या है, सदिश है। ठीक है, ये बात। और दूरी को भी आप नापते हैं मीटर में, एमकेएस पद्धति में अगर देखा जाए, और विस्थापन को भी आप नापते हैं मीटर में। तो दूरी आप बोल सकते हैं 20 मीटर, लेकिन विस्थापन में आपको कुछ इस तरह बोलना पड़ेगा, 20 मीटर उत्तर या 20 मीटर दक्षिण। ठीक है, तो 20 मीटर उत्तर अलग विस्थापन है, 20 मीटर दक्षिण अलग विस्थापन है, लेकिन दोनों ही विस्थापनों में दूरी कितनी तय की गई, 20 मीटर। तो इस तरह से आपने दूरी और विस्थापन में भी अंतर देख लिया, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि कार्य जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। कार्य तभी किया गया माना जाएगा जब किए गए लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन हो। अब आप देख सकते हैं कि बल यहाँ पे लगाया गया है, F मान लीजिए, फोर्स लगाई गई है, और विस्थापन भी आपका इसी दिशा में हुआ। यहाँ पे मैं विस्थापन D मानने ले रहा हूं, और बल यहाँ पर मैं F को मानने ले रहा हूं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि जो हमारा कार्य है उसका फॉर्मूला, कार्य बराबर यानी कि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में देखते हैं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन को भी हम लोग अच्छा होगा कि ये संधे ब्रैकेट में लिखकर कि ये बोला जाता है बल की दिशा में। ठीक है, तो जब आप छोटी क्लास में होते हैं, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होते हैं, तब तक आपको साइंस में पढ़ाया जाता है कि हाँ वर्क जो है वो F इंटू डी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि इसमें जो बल लगाया जाए, मान लीजिए, अच्छा देखिए, बल इस तरफ से लगाया जाए, चाहे इस तरफ से खींचा जाए, चाहे धक्का दिया जाए और चाहे खींचा जाए, दोनों ही स्थिति में ये आगे बढ़ेगा। मान के चलते हैं कि बहुत ज्यादा भारी नहीं है और बहुत ज्यादा घर्षण नहीं है। जब तक किसी सवाल में या किसी घटना में आपसे घर्षण की चर्चा ना की जाए, तब तक आप मान के चलिए कि भाई घर्षण है ही नहीं। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकल दुनिया में, असली दुनिया में ये संभव नहीं है कि भाई घर्षण हो ही ना। लेकिन चलो, अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल उत्तम स्थिति मान के चल रहे हैं, आइडियल सिचुएशन मान के चल रहे हैं जहां पर घर्षण नहीं है। तो ठीक है, इस बार मैं जो बल लगा रहा हूं वो इस दिशा में लगा रहा हूं। तो दो तरीके हैं, हम लोग इस पिंड को खींच रहे हैं और बल यहां लगा रहे हैं, तब ये खींच रहा है। इस तरह आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है जहां तक। फिर दूसरी स्थिति ये होगी कि हम लोग इसे ऐसे खींचें, तो ऐसे खींचने में भी कोई चीज आगे तो बढ़ ही जाएगी। जैसे लोग सूटकेस वगैरह खींचते हैं, है? तब भी तो हमारी जो वस्तु है, हमारा जो बैग है, वो आगे की तरफ खींचता है ना? तो ऐसे में भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, F जो है वो आपका इस दिशा में है, लेकिन विस्थापन इस दिशा में होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो है ये F
कॉस थीटा है। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा अगर हो गया तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा 11th क्लास में पढ़ाया जाता है और सरकारी नौकरी के हिसाब से आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर मान लीजिए लगाए गए बल और विस्थापन में जो है कोण वो आ जाता है थीटा, तो हम लोग थीटा की भी बात करते हैं और कॉस थीटा में जाते हैं। हमेशा कोई भी, अगर आप लोग ने 11th 12th क्लास में साइंस पढ़ी होगी, तो कोई भी अगर वेक्टर है तो उसको अगर हम लोग दो टुकड़ों में बांटें तो दो टुकड़े जो होंगे वो, जैसे मान लीजिए अपना f है तो ये दो टुकड़े, एक होगा cos थीटा और एक हो जाएगा sin थीटा। cos थीटा जो आएगा वो x एक्सिस की दिशा में आएगा और sin थीटा जो आएगा वो y एक्सिस की दिशा में आएगा। x अक्ष की दिशा और y अक्ष की दिशा, इनमें किसी भी वेक्टर को, ना सिर्फ फोर्स, कुछ भी हो उसे हम लोग तोड़ सकते हैं। इसमें भी रटना ये होता है, याद ये रखना होता है कि थीटा जिससे चिपका हो उसे कॉस मिलता है और थीटा जिससे दूर हो उसे साइन मिलता है। और साइन और कॉस ही क्यों होते हैं ये चीज समझाने के लिए फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री में जाना होगा। अगर बच्चों आप कमेंट में लिखकर पूछते हैं कि नहीं सर इसे हमें थोड़ा और डीप में जाके समझना है, तो उस स्थिति में फिर मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो भी बना लूंगा। अभी फिलहाल अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ऊपर वाला पिंड जो है यहाँ पर F और D, देखिए ये जो दूरी है वो D है, तो F भी उसी दिशा में है और दूरी भी इसी दिशा में तय की जा रही है। यहाँ पे F ऊपर की दिशा में जा रहा है और दूरी x अक्ष की दिशा में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है इसको चलाना हमें इस तरफ है, ले जाना हमें इस तरफ है, लेकिन कोई व्यक्ति इसमें ऐसे बल लगाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई ऐसे बल लगाने में ये उठ तो जाएगा लेकिन कभी भी इस दिशा में नहीं चलेगा। इसी सारी बातों को हम लोग समझेंगे अभी। और अगर ये तो फॉर्मूला है तब जब आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए 8th क्लास तक आपको ये पढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे ही 9th 10th 11th 12th में बच्चा आ जाएगा तब उसे ये सिखाया जाएगा W = FD cos थीटा। तो cos थीटा ये देख रहे हो, F cos थीटा का D में गुणा हुआ, इसलिए ये आ गया FD cos थीटा। ठीक है, तो इसे भी आपको आना चाहिए। अब तीनों स्थितियों को समझते हैं। यहां पर थीटा जो है वो 0 डिग्री, यहां पे थीटा कुछ भी है जो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, और यहाँ पे थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो जैसे जैसे थीटा या कोण में परिवर्तन आएगा वैसे वैसे हमारा किया गया कार्य में परिवर्तन आएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, भले इस वस्तु को हम लोग उठा ले जा रहे हैं लेकिन आपको कहा गया है कि इस दिशा में जाना है, लेकिन आप इस दिशा में उठाए ले जा रहे हैं, तो मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, बल तो आप बहुत लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में किया गया कार्य जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको बता दें बच्चों, थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, cos थीटा जो है वो -1 से लेके +1 के बीच में रहता है। तो यानी कि cos थीटा वैल्यू जो है वो -1 भी ले सकता है। तो -1 का मतलब ये हो गया कि कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कार्य ऋणात्मक हो सकता है, तो आपका आंसर है हाँ है, 0, हाँ ऋणात्मक हो सकता है। अब इसका मतलब कार्य हमारा धनात्मक तो हो ही सकता है, वर्ग धनात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। सभी तरह के मान कार्य धारण कर सकता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि कार्य कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है? तो मैं बोलूंगा कि हाँ, कार्य जो है भाई वो अदिश राशि। ठीक है, अब कितनी बढ़िया बात है
जो बल है वो सदिश राशि है और जो विस्थापन है वो भी सदिश राशि है, लेकिन कार्य अदिश राशि। इसीलिए जब आप कभी भी कार्य का फॉर्मूला लिखें बच्चों, कोई 4 ऑप्शन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी सकता है, तो F क्रॉस डी वाला ऑप्शन गलत होगा, F डॉट डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहां पर फिर से हम लोग वेक्टर में चले जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डीप में आप मत जाएं, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप डॉट वाला करके आएंगे, क्रॉस वाला नहीं करके आएंगे। याद आपको ये रखना है, जिसमें भी डॉट लगा होता है वो अदिश होता है और जिसमें भी क्रॉस लगा होता है वो सदिश होता है। अभी और चीजें ऐसी आएंगी जहां पर आपको क्रॉस वाला देखने को मिलेगा। डॉट वाले में कॉस थीटा आता है और क्रॉस वाले में साइन थीटा आता है। फिर से मैं बोलूंगा कि सरकारी नौकरी में आपको डॉट क्यों लगता है, क्रॉस क्यों लगता है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर ये भी बोलूंगा कि अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट्स में कि नहीं नहीं हमको ये भी समझाओ, डॉट और क्रॉस भी हमको कायदे से समझना है, तो मैं जरूर उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल आप याद रखिए कि कार्य अदिश राशि है और कार्य की जो इकाई है या कार्य का जो मात्रक है, ठीक है, कार्य की जो इकाई है या मात्रक है वो क्या होता है, जूल होता है। जूल जो है वो एमकेएस पद्धति में है और इसमें एक और आपसे पूछा जा सकता है अर्ग। अर्ग जो है वो सीजीएस पद्धति में है, ठीक है। जूल जो है क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है तो जूल की कोई अलग अंग्रेजी नहीं है, वो भी इसी तरह लिखी जाएगी। और अर्ग की जो अंग्रेजी है, स्पेलिंग है, वो इस तरह लिखी जाएगी। तो आपसे ज्यादातर यही पूछा जाएगा कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, तो आप जूल लिखकर आ जाएंगे। एमकेएस पद्धति को हिंदी में म क स पद्धति कहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पे एम या मा है मीटर और क है किलोग्राम या के है किलोग्राम और एस या सा है सेकंड। तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में कार्य का मात्रक है जूल और मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति का एक और फैंसी नाम है, वो है एसआई। तो चाहे आप एसआई पद्धति बोलें चाहे आप एमकेएस पद्धति बोलें, दोनों ही एक ही बातें हैं। म का स का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया है। एसआई का भी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब क्या है कि पूरे विश्व में, इंटरनेशनल का मतलब पूरा विश्व आ गया ना, पूरे विश्व में सारे जितने भी देश हैं वो किसी भी भाषा में बोलते हों, लेकिन अगर उनसे बोला जाए कि 1 मीटर कितना होता है तो वो उतनी ही लंबाई बताएंगे जितनी भारत में बताई जाएगी या श्रीलंका में बताई जाएगी, किसी भी देश में बताई जाएगी। यानी कि पूरा विश्व जो है वो किसी एक भाषा को समझता है इकाइयों के अनुसार, तो वो भाषा या वो सिस्टम या वो पद्धति है सिस्टम इंटरनेशनल। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल और एमकेएस एक ही चीजें हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हम कार्य कहें किसको। कार्य का मापन में आ जाएगा, बहुत सारे कार्य मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पुस्तक पढ़ना, खेलना, हल चलाना, बोझा उठाना, बोझा उठाकर खड़े रहना, बोझा उठाकर चलना, इन तीनों को हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा भौतिकी में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। और उसके आगे हम लोग ये समझेंगे कि सामान्य भाषा में इन्हें क्या कहते हैं और भौतिकी के भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। तो जैसे अगर हम लोग साधारण बोलचाल की बात करें तो इनमें से सभी जो है वो कार्य है। साधारण बोलचाल में देखा जाए तो सभी कार्य हैं। भाई हम लोग काम कर रहे हैं, भाई हल चला रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं तो मानसिक काम कर रहे हैं,
खेल रहे हैं तो बच्चे कह देंगे कि खेलना भी काम है हमारा भाई। और उसी तरह से बोझा उठाना, बोझा उठाकर खड़े रहना, बोझा उठाकर चलना, हर केस में किसी भी साधारण व्यक्ति से पूछा जाए जिसे भौतिकी का बहुत ज्ञान नहीं है तो वो यही बोल देगा कि कार्य हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए फिजिक्स में आ जाते हैं, भौतिकी में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिजिक्स बोलेगी कि भाई हम दो चीजें चेक करेंगे। क्या दो चीजें चेक करेंगे? कि कार्य होने की के लिए क्या आवश्यक होता है, पहले वो जाने आप। कार्य होने के लिए मतलब भौतिकी के हिसाब से ये कहा जाए कि कार्य होने के लिए क्या क्या आवश्यक है भाई? तो दो चीज आवश्यक है। सबसे पहली चीज आवश्यक है बल लगना। अगर बल ही नहीं लग रहा है, कोई चीज अपने आप चल रही है, तो भाई कार्य नहीं हो रहा है। दूसरी चीज जो आवश्यक है वो है बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है भाई? तो ये भी होना चाहिए, बल की दिशा में ही विस्थापन होना चाहिए, उल्टा दिशा में नहीं चलना चाहिए। अभी उल्टा दिशा वाली बात भी बता दूंगा मैं। तो चलिए, पुस्तक पढ़ना। पुस्तक पढ़ने में क्या आप कोई बल लगा रहे हैं? तो पुस्तक आप हाथ में लिए हुए हैं या पुस्तक टेबल पे रखी हुई है एक जगह और आप पढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा बल भी नहीं लग रहा। मान लो कोई तरीके का बल भी लग रहा होगा, आप मानसिक बल लगा रहे हैं, लेकिन उस बल लगाने से क्या कोई चीज खिसक रही है? क्या कोई विस्थापन हो रहा है? क्या पुस्तक आपकी, आप पढ़ रहे हैं बिना पुस्तक को छुए, क्या पुस्तक आगे की तरफ चली जाएगी? या पढ़ते पढ़ते आप खुद आगे की तरफ चले जाएंगे? कोई विस्थापन होगा? नहीं होगा। विस्थापन नहीं होगा तो पुस्तक पढ़ना अपने आप में कार्य नहीं। खेलने में बड़ी अच्छी चीज है। कुछ लोग कह देंगे कि हाँ, खेलने में तो विस्थापन होता है, फुटबॉल खेलते खेलते हम लोग आगे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर खेलों में क्या होता है बच्चों के, हम लोग दौड़ते 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 जहां से शुरू किए थे वहां पे वापस भी आ जाते। सारे खेलों में होता है। बैटिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं आप रन लेते हैं, रन लेकर वापस अपनी जगह आ जाते हैं। जब जब आप अपनी जो दूरी है उसको इस तरह तय कर रहे हैं कि चलते चलते लौट कर आप वापस प्रारंभिक बिंदु में आ गए, तो ए से चले दौड़ते दौड़ते फुटबॉल ड्रिबल करते हुए इधर इधर तक पहुंच गए, यानी कि आप वापस अपनी जगह आ गए, तो फिर विस्थापन शून्य हो गया। बल तो यहाँ पे लग रहा है, खेलने में बल तो लग ही रहा है, सही बात है, लेकिन विस्थापन आपका शून्य हो गया। दूरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कार्य क्या कहता है, हम तो भाई विस्थापन चेक करेंगे। इस तरह की स्थिति में वो लौट कर वहीं आ गया तो विस्थापन शून्य हो गया। विस्थापन शून्य हो गया तो कार्य भी शून्य हो गया। अब आ जाते हैं हल चलाना। इसमें भाई हमारे किसान भाई थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं कि ये कह रहा है कि हल चलाना भी कार्य नहीं है। अब हम लोग समझते हैं किस तरह कार्य नहीं है। थोड़ा सा बुरी ड्राइंग बनाऊंगा मैं और उसी से हम लोगों को समझना होगा, ठीक है। दो बैल रहते हैं हल चलाने में, और एक ऐसे लगा रहता है जो जमीन को कोड़ता है, खोदता जैसा है उसमें, ठीक है। तो उस तरह की स्थिति में जो किसान है हमारा, वो इसमें खड़ा हो जाता है और इन्हें हाँकता रहता है। यहाँ पे भी दो बैल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि क्या कोई बल लग रहा है? हाँ, बल लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? ये लगा रहे हैं, बैल लगा रहे हैं। फिर क्या कोई विस्थापन हो रहा है? हाँ, विस्थापन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो इस तरह की स्थिति में अगर हम लोग बोले कि हल चलाने के समय कार्य कौन कर रहा है, तो कार्य हमारे बैल कर रहे हैं, किसान कोई कार्य नहीं कर रहा। अब किसान कैसे कार्य नहीं कर रहा है? किसान अपनी जगह खड़ा हुआ, खड़े खड़े चलते मतलब किसान एक तरीके से गाड़ी टाइप में खड़ा हो गया है और बैल खींचते चले जा रहे हैं। वो खड़ा इसलिए ताकि प्रेशर ज्यादा आए, जमीन में कस के खुदाई हो अच्छे से। तो इसकी वजह से जो हमारा किसान है अपनी जगह खड़ा है और कोई बल नहीं लगा रहा है।
और देखा जाए तो इसके हिसाब से किसान का तो बहुत ज्यादा विस्थापन भी नहीं हो रहा। तो किसान कोई कार्य नहीं कर रहा है, हल चलाते वक्त कार्य कौन कर रहे हैं, बैल कर रहे हैं। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम लोग अपने उन 3 एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। बोझा उठाना, बोझा उठाकर खड़े रहना और बोझा उठाकर चलना, इसमें क्या हो रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि पुस्तक पढ़ने में कुछ चीज चलती नहीं इसलिए कार्य नहीं हुआ, खेलने में विस्थापन शून्य होता है इसलिए कार्य नहीं हुआ, हल चलाने में किसान का जो है कार्य शून्य रहा, लेकिन जो हमारा बैल है उसने बल लगाया, बल से बैल, है ना। अब आते हैं बोझा उठाने में। उठाने का मतलब यह है कि कोई चीज जमीन में रखी हुई है और आपने उसे उठाकर अपने सर में रख लिया, इसे उठाकर आपने अपने सर में रख लिया। तो जब आपने इसको यहां से लेकर यहां तक उठाया तो देखिए बल आप इस दिशा में लगा रहे थे और विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ। तो बोझा उठाना अपने आप में कार्य है, क्योंकि हाँ भाई विस्थापन कुछ हुआ है, सही बात है हुआ है, जितनी मेरी लंबाई है उतना विस्थापन हुआ है। और बल हमने किस दिशा में लगाया था, ऊपर की दिशा में लगाया था। तो इन दोनों की दिशा एक ही है, तो दोनों दिशाओं में चाहे बल की दिशा ले लें और चाहे विस्थापन की दिशा ले लें, दोनों में कोण कितना है, 0 डिग्री का कोण है। तो हम लोग का बल क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ जो भी था, डी जो भी था, मतलब हो सकता है यार डी, एक आदमी की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है, और मान लीजिए बल कोई ले लेता है कितना, 5 न्यूटन बल ले लेता है, ठीक है। 5 न्यूटन बल लगा लिया, 1.5 मीटर ऊपर उठा लिया, और कॉस 0 डिग्री हम लोग रखेंगे क्योंकि एफ और डी में कोई कोण नहीं है, मतलब 0 डिग्री कोण है, दोनों आपस में समानांतर। जब भी कोई चीजें होती हैं बच्चों तो उनके बीच में कोण शून्य होता। आप समझ भी सकते हैं इस चीज को। देखिए ये कोण कितना है, 90 डिग्री, ये कोण अच्छा इस तरफ से देख लीजिए, ठीक है, मैं अपनी तरफ से सीधा कर रहा था। ये कोण कितना है, 90 डिग्री, और ये कोण कितना है, 0 डिग्री। अगर ये दोनों आपस में समानांतर हैं तब भी हम लोग इनके बीच में कोण क्या मानेंगे, 0 डिग्री। ये तो ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो सही है, चल रहे हैं हम लोग बढ़िया। अब cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है बच्चों। मैं अभी मान के चल रहा हूं कि आपको ये सारी बातें आती हैं कि भाई थीटा जो लिखा है उनका साइन, कॉस और टैन ये सब आपको निकालना आता है। बहुत ज्यादा जो साइंस के क्षेत्र में तो सरकारी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैथ में तो आपको ये आना ही चाहिए। कोण क्या होते हैं, 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। जल्दी से मैं ये टेबल भर देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हम लोग अभी कार्य का मापन पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये सारे मान आपको आने चाहिए। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1, टैन 0 डिग्री क्या होता है, 0। इसी तरह सब कुछ मैं भरे दे रहा हूं, ठीक है। टेबल भर गई। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 7.5 गुणा 1 भी 7.5 ही होगा, और किया गया कार्य कितना हो जाएगा अपना, 7.5 जूल। तो हमने ये समझा कि अगर कोई व्यक्ति बोझा उठा रहा है तो उठाने की वजह से तो हमारा कार्य हो रहा है, लेकिन अब उठ गया, उठाने के बाद जो ये वाला कार्य है उठाने वाला ये समाप्त हो चुका है। अब ये बोझा अपने सर पे रखे है और व्यक्ति अपनी जगह खड़ा है, सामान लिया अपने सर पे रख लिया और वेट कर रहा है, चाहे ऐसे खड़ा रहे चाहे सर पे बैलेंस करके ऐसे खड़ा रहे। तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा बच्चों, जो सामान है उसके सर पे वजन ला देगा, जितना भी सामान का खुद का द्रव्यमान है उसके अनुसार वो कुछ भार उसके सर पर लगाएगा। चलिए द्रव्यमान भार ये भी समझा देता हूं मैं। एक फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा, F = ma।
उसी तरह एक फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है बच्चों, तो वेट भी अपने आप में एक तरीके का बल है। ठीक है, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और m क्या है? द्रव्यमान। तो मोटे तौर पर जैसे आप केजी में अपना द्रव्यमान लिखते हैं, तो द्रव्यमान यदि आपका, जैसे कल ही मैंने नापा था अपना द्रव्यमान, तो मेरा द्रव्यमान 70 किलोग्राम है। तो अगर कोई मुझसे मेरा वेट पूछे तो मैं अपना वेट 70 किलोग्राम नहीं बोलूंगा। क्या बोलूंगा? वेट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बोलूंगा 70 गुणा जी, गुरुत्वीय त्वरण जो आप सीखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अभी मेरा 9.8 से गुणा करने का मन नहीं है, तो मैं 10 लिख दूंगा। तो मेरा जो वेट आएगा अर्थात मेरा भार आएगा, वो कितना होगा? 700 न्यूटन। ठीक है, अब मुझसे कोई मेरा द्रव्यमान पूछेगा तो मैं बोलूंगा 70 किलोग्राम, मुझसे कोई मेरा भार पूछेगा तो मैं बोलूंगा 700 न्यूटन, मुझसे कोई मेरा मास पूछेगा तो मैं बोलूंगा 70 किलोग्राम, और मुझसे कोई मेरा वेट पूछेगा तो मैं बोलूंगा 700 न्यूटन। तो ये बात याद रखिएगा। अब वापस आ जाते हैं, तो अब मान लीजिए बक्सा जो है वो भी अपना कुछ किलोग्राम का है। ये तो उठाने वाली बात हो गई। ये जो मैंने कैलकुलेशन की ये तब की है जब ये बोझा उठा रहा था। अब भाई बोझा उठ चुका है, तो ये हमारे काम का नहीं है। उठ चुका है बोझा, तो अब हम बोझे को देखेंगे। मान लीजिए बोझा जो है वो बहुत हल्का है, वो 2 किलोग्राम का ही है। 2 किलोग्राम का बोझा लिया उसने और अपने सर पे रख लिया, तो बोझा उसके सर पे क्या देगा? वेट देगा, और सर उसे वापस प्रतिक्रिया देगा, जिसकी वजह से बोझा वहीं पे रखा रहेगा। ध्यान रखिए बच्चों, अगर मान लीजिए बोझे का वजन 2 किलोग्राम नहीं 2000 किलोग्राम होता, तो वो अपने सर में रखता, तो उसका सर जो है वो ब्लास्ट हो जाता, क्रश हो जाता। उसकी वजह उसमें ये होगा, ये माना जाएगा, ये समझा जाएगा कि बोझा जब बहुत ज्यादा भारी है तो इस व्यक्ति का जो सर है वो प्रतिक्रिया इतनी दे ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से बोझा सध सके। अब इसको और दूसरी तरीके से आप समझिए, जो प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं उसको बोला जाता है अंग्रेजी में नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि अभिलंबीय प्रतिक्रिया। ठीक है भाई, अभिलंबीय प्रतिक्रिया। कुछ लोग इसे अभिलंबीय बल भी कह देते हैं। चाहे आप अभिलंबीय प्रतिक्रिया कहें, चाहे अभिलंबीय बल कहें, ये अपने आप में एक बल है। तो मैं तो भाई नॉर्मल रिएक्शन बोलूंगा। ठीक है, तो जैसे किसी भी सतह पे कोई सामान रखा रहता है, तो वो सामान तभी रखा रहता है जब द्रव्यमान के बराबर, द्रव्यमान नहीं, भार के बराबर, यानी कि mg के बराबर उसमें नॉर्मल रिएक्शन ये सतह दे रही हो। फिर से मेरी बात सुनिए, कोई भी चीज, चलिए मैं थोड़ा सा करके ही दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये पुस्तक है, ठीक है, ये ज्यादा पुस्तक मत देखिए, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ पैसा नहीं मिल रहा मुझे इस एडवर्टाइजमेंट का। देखिए इस पुस्तक में ये जो शीशी है, बोतल है छोटी सी, ये रखी हुई है। तो क्या हो रहा है, ये जो बोतल है ये नीचे की तरफ अपना बल लगा रही है, और ये जो किताब है ये ऊपर की तरफ इसको अभिलंबीय प्रतिक्रिया दिखा रही है। तो जितना बल है उतनी ही अभिलंबीय प्रतिक्रिया है, इसीलिए ये इस सतह पर सधी हुई है। अब यही काम हम लोग मान लीजिए दही में करना चाहें,
कि जो सतह है वो इस तरह किताब की, कागज की नहीं बनी हुई है, लकड़ी की नहीं बनी हुई है। सतह जो है वो दही की बनी हुई है। दही आप समझते हैं, कर्ड। उस दही में आप इसको रखना चाहें तो शायद ये रख जाएगी, मतलब किसी तरह थोड़ी कोशिश करें, दही बढ़िया जमा है तो ये रख जाएगी। लेकिन दूध में ये नहीं रख पाएगी, ये अंदर को गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि दूध उतना अभिलंबीय प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। दूध में पक्का है कि अभिलंबीय प्रतिक्रिया दूध उतनी नहीं दे पा रहा है तो ये गिर जाएगी। दही में शायद रख जाएगी, लेकिन लकड़ी में जरूर रख जाएगी। अब फिर से दही की बात करते हैं। मान लीजिए दही में आप 5 किलो का बांट रखने की कोशिश करें। खूब बड़ा कढ़ाव है, मस्त दही जमा हुआ है, उसमें आप 5 किलो का बांट अगर रखने की कोशिश करते हैं तो दही जो है वो सहन नहीं कर पाएगा, बांट दही में डूब जाएगा। तो दही हमारा 5 किलो की बांट को सही अभिलंबीय प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। 5 किलो का बांट का जो भार है वो ज्यादा हो गया और दही की अभिलंबीय प्रतिक्रिया कम पड़ गई। अब वापस अपने मजदूर पे आते हैं, अपने इस व्यक्ति पे आते हैं। आप मान के चलिए कि ये मजदूर मैं ही हूं, कि ये व्यक्ति अपने सर के ऊपर 2 किलोग्राम का वजन जब रखता है तब तो इसका सर अच्छी अभिलंबीय प्रतिक्रिया दे पाता है, जिससे कि जो बोझा है वो सधा रहता है। लेकिन ऐसा जब होता है कि इसके ऊपर 2000 किलो रख दिया जाए, यानी कि 2 ठो विक्रम टेम्पो रख दिए जाए इसके सर पे, तो भाई उसका सर कड़क जाएगा, उसका सर सही अभिलंबीय प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। तो याद रखिएगा कि F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू mg जब हम लगाते हैं तो अभिलंबीय प्रतिक्रिया को लोग n बोल देते हैं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन। तो n इज इक्वल टू mg वाली कंडीशन जब है, उसी केस में कोई व्यक्ति अपने सर पे भार रख सकता है। अब बात हम लोग तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति बोझा उठाकर खड़ा हुआ है तो वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोगों ने ये देखा कि बोझा उठाकर खड़ा है तो वो बल तो लगा रहा है, ये बात सही है। अब हम समझेंगे कि ये व्यक्ति जो खड़ा है यहाँ पर कार्य शून्य होगा कि नहीं होगा, कैसे समझेंगे। देखिए अभी तक आपने समझा कि अभिलंबीय प्रतिक्रिया ये दे रहा है और बल जो हमारे ऊपर बोझा रखा हुआ उसका कुछ द्रव्यमान है, वो उसकी वजह से भार नीचे की तरफ दे रहा है। तो mg जो है वो n से बैलेंस हुआ जा रहा है, यानी कि अभिलंबीय प्रतिक्रिया जो है वो इस भार का मुकाबला करे ले रही है, तभी ये बोझा हमारे इस व्यक्ति के ऊपर रखा हुआ है। दोनों लोग एक स्थिति में बने हुए, बोझा और वो व्यक्ति एक स्थिति में बना हुआ। लेकिन अब बात आती है जब हम लोग एक ही जगह खड़े हुए हैं तो विस्थापन कितना हो रहा है? शून्य हो रहा है। बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन शून्य हो रहा है। और हमारा जो कार्य है वो क्या होता है? कार्य क्या कहता है कि बल और विस्थापन दोनों होने चाहिए। तो कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा मजदूर एक ही जगह खड़ा हुआ है तो बल तो अच्छा लगा रहा है लेकिन विस्थापन शून्य लगा रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे? कार्य शून्य है। तो बोझा उठाकर खड़े रहने में भी कार्य शून्य हो। अब अगला वाला केस और भी ज्यादा जरूरी है, जब व्यक्ति बोझा उठाकर चल रहा। बहुत लोग इस वाले केस में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब वो बोझा उठाकर चल रहा है तो आप कहेंगे कि भाई विस्थापन हो रहा है, लेकिन विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, ठीक है। और जो बल है यानी कि सर से जो नॉर्मल रिएक्शन अर्थात अभिलंबीय प्रतिक्रिया हो रही है वो इस दिशा में हो रही है। विस्थापन ऐसे हो रहा है, विस्थापन ऐसे हो रहा है और सर से लगाया बल ऐसे है, तो आप दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ये छोटी क्लास की डेफिनेशन है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो कार्य बराबर आप लिखते हैं F D
कॉस थीटा। ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा, FD cos थीटा जरूर इंटर में पढ़ा होगा, 10th में भी ये पढ़ाया जाता है। तो अब कार्य आपने बढ़िया लगाया, विस्थापन कार्य वो बल आपने अच्छा लगाया, N लगाया, ठीक है, लेकिन आपने दूरी जो तय की वो भी अच्छी तय की, D तय की, लेकिन cos थीटा जो है वो 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री कितना होता है? जीरो। cos 90 जीरो हो गया तो कार्य भी अपना जीरो हो गया। तो ये सबसे ज्यादा कठिन और कंफ्यूज करने वाला केस है कि हमारा जो मजदूर है वो बोझा उठाकर चल रहा है, तब भी कार्य जीरो माना जा रहा है। हाँ, अगर ये काम ऐसे होता, देखो ये जो मजदूर है, मान लीजिए जो बोझा है उसको अपने सर से ऐसे धक्का दे रहा हो, तब क्या है कि ये बल इस दिशा में लगा रहा, विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तब कार्य शून्य नहीं। आई बात आपको समझ में? यहां पर दिशा की वजह से मेहनत करने और चलने के बाद भी जो कार्य शून्य हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें कार्य शून्य नहीं होगा और इसमें कार्य शून्य हो जाएगा। बढ़िया से नोट करिए सब कुछ। कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा कैसी राशि है अपने आप में? बताइए, ऊर्जा कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और हम बोलेंगे ऊर्जा का मात्रक क्या है या ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ये भी आप दोबारा बोल देंगे जूल। ठीक है, जूल ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। सिंबल क्या होता है? जे करके लिख देते हैं। और ये कौन सी पद्धति में है? MKS पद्धति में है या SI पद्धति में? फिर से अगर हम लोग ऊर्जा की बात करें तो CGS पद्धति में अर्ग आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह किसी पद्धति को नहीं बोलेंगे। ऊर्जा का एक और मात्रक क्या होता है? कैलोरी। सुना होगा, है ना? तो एक कैलोरी में 4.182 जूल होते हैं, 4.182 जूल। तो कैलोरी बड़ी होती है और जूल छोटा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैलोरी कौन से सिस्टम में है, तो वो ना तो MKS में है ना ही CGS में। वो अपने आप में मार्केट की इकाई है, कमर्शियल यूनिट है, जिसकी वजह से वो ज्यादा फेमस हो गई। जैसे हॉर्स, जब हम लोग शक्ति पढ़ेंगे तो हॉर्स पावर भी जो है वो मार्केट की इकाई है, वो ना तो MKS पद्धति की है ना ही CGS पद्धति की है। ठीक है, तो इतना नोट हो गया होगा आपका। अब आता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक कारणों से किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो कोई भी चीज है अगर वो दिखाई दे रही है तो हम उसे यंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर, घड़ी या पर्दा या पंखा, हर चीज, कुर्सी, मेज भी अपने आप में यंत्र है, क्योंकि हम लोग उसे किसी ना किसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेज जैसे है भाई, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? चलिए आप ही लोग बताइए। मेज जो है अपने आप में एक रसायन है या नहीं है? भाई बहुत सारी केमिकल से मिलकर पेड़ पौधे बनते हैं, तो उसी पेड़ से निकालकर मेज निकाली गई है काट पीट कर, तो रासायनिक ऊर्जा मेज के अंदर होगी। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा की। तो यांत्रिक ऊर्जा दो तरीके से हो जाएगी। क्या क्या हो जाएगी यांत्रिक ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हिंदी में भी बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थितिज, बोलिए, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और ये क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है,
तो इस तरह से, और यांत्रिक ऊर्जा को भी हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है ऊर्जाओं में वो यांत्रिक ऊर्जा की होती है। जब आप पहली बार आपको ऊर्जा पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले आपको यांत्रिक ऊर्जा के ये 2 रूप पढ़ाए जाएंगे और इसमें काफी सारे सवाल भी हम लोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि भाई यांत्रिक ऊर्जा की क्या परिभाषा है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, क्यों, यांत्रिक कारणों से। उसी डेफिनेशन को यहां चुराया हमने, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, क्यों, गति के कारण। ठीक है, उसी तरह यहां पे आप समझ सकते हैं गतिज ऊर्जा गति के कारण, तो स्थितिज ऊर्जा वेरी गुड, स्थिति के कारण। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे स्थिति के कारण किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता। लेकिन हम लोग अब यहीं पे नहीं रुकेंगे, कुछ नाम और जानेंगे और कोर्स के हिसाब से अपने आप को रोक भी लेंगे। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यहां तक तो काफी बच्चे जानते होंगे। अब स्थितिज ऊर्जा में 4 और नाम आ जाएंगे, गुरुत्वीय, प्रत्यास्थ, स्थिर वैद्युत और चुंबकीय। गुरुत्वीय, प्रत्यास्थ, स्थिर वैद्युत और चुंबकीय। अभी समझते हैं इसको। गुरुत्वीय, स्थितिज ऊर्जा, हर बार स्थितिज लिखेंगे हम लोग, ऊर्जा एक ये हो गया। ठीक है, फिर इसको चलिए नीचे ले आते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये सुना है, ये सब आपने कि नहीं सुना? हाँ, प्रत्यास्था सुना, बस वही चीज है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। उसके बाद आ जाता है अपना चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब इन सब का अंग्रेजी में भी नाम जान लें तो अच्छा होगा। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसे बोलते हैं, बता सकते हैं आप, चुंबकीय है, चुंबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलिए, मैग्नेट। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि आप जब तक सरकारी नौकरी पढ़ रहे हैं तो आपको इसका ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। इन तीनों के बस आपको नाम भी अगर आते हैं तो आपका काम चल जाएगा। अब जैसे स्थितिज का ये इतना बड़ा अम्ब्रेला है, इतनी सारी चीजें स्थितिज में, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको केवल ये आना चाहिए। गतिज में ऐसा कोई और 4 पार्ट 2 पार्ट नहीं है, गतिज सिर्फ इतना है। इस गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 12 mv²। और स्थितिज ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमने आपको बोला हमें केवल ग्रेविटी वाला पढ़ना है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अब
देखिए मैं सारे नाम लिख देता हूं, अगर ये दो फॉर्मूले आप याद कर लेते हैं तो काफी कुछ समझ लीजिए आपने ऊर्जा का काम कर लिया है। कम से कम यांत्रिक ऊर्जा आप अच्छे से निपटा लेंगे इससे जुड़े हुए सवाल। पीई का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल, बोलो, एनर्जी। और केई का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। सबकी हिंदी तो मैं लिख ही रहा हूं। उसी तरह एम क्या हो गया? मास, अर्थात द्रव्यमान। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों निर्भर करती है? किस पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों निर्भर करती है? ऑप्शन है GHVM। तो हम लोग एम पे जाएंगे। क्यों हम लोग एम पे जाएंगे? क्योंकि देखो MGH वाले में भी एम है और हाफ mv² वाले में भी एम है। तो यानी द्रव्यमान पर स्थितिज ऊर्जा भी निर्भर करती है और द्रव्यमान पर गतिज ऊर्जा भी निर्भर करती है। अब जी क्या होता है? एक्सेलरेशन, बोलो भाई, ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। अब उसके बाद आ जाता है H, हाइट, यानी कि जमीन से ऊंचाई, और MGH तीनों का काम हो गया। हाफ से कोई मतलब नहीं, हाफ केवल गुणा करने के लिए, लेकिन हाफ भूलना नहीं है आपको। M द्रव्यमान मैं यहाँ पे लिख चुका हूं। अब V क्या होता है बताएंगे आप? V वेलोसिटी है, यानी कि वेग है। अब इन दोनों फॉर्मूलों को भी आपस में हम लोग समझ सकते हैं। V क्या होता है? वेलोसिटी, यानी कि वेग। ठीक है बच्चों, अब आप समझ सकते हैं कि जितनी चीजें यहाँ पे एनर्जी लिखी हुई हैं उन सब का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण का मैंने यहाँ पे लिख दिया है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर ऊंचाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। फिर वेग का क्या मात्रक हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड वेग। ठीक है बच्चों, तो सारी चीजों का मैंने यहाँ पे मात्रक लगा दिया है, लिख दिया है। अब एक और डायग्राम बनाते हैं चीजों को समझने के लिए। थोड़ा सा हम लोग अपनी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ पहाड़ टाइप का है, ऊंची जगह है, और फिर उसके बाद यहाँ पे समतल। पहाड़ के ऊपर हम लोगों ने एक गेंद रखी, 1 किलोग्राम का बांट रखा, कुछ भी रखा, छोटा सा पिंड उसको रखा। तो अभी इसमें ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, ये सवाल जैसे ही पूछेंगे तो आपको बच्चों आंसर देना है। क्यों? ये तो लग रहा है काफी ऊंचाई पर रखा हुआ है, काफी ऊंचाई पर रखा हुआ है, तो H ऊंचाई पे है, और कोई भी पिंड होगा तो कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही भाई। ऐसा नहीं है शून्य। चींटी का भी द्रव्यमान होता है, ऐसी बात नहीं है ना। किसी बैक्टीरिया तो चींटी को देखता होगा तो कहता होगा अरे कितनी बड़ी चीज जा रही है, लेकिन हम लोगों के लिए चींटी काफी छोटी है, बैक्टीरिया इतना छोटा है कि दिखता ही नहीं है। हर चीज में द्रव्यमान होता है। जो चीज कम से कम आपको दिख रही है तो पक्का है द्रव्यमान होता है। जो चीज नहीं दिख रही है जैसे बैक्टीरिया, वो भी द्रव्यमान होता है। जैसे वायरस लोड बोला जाता है, वायरल लोड बोला जाता है, बैक्टीरियल लोड बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो इसका द्रव्यमान m है, और जो भी पहाड़ वगैरह है सारा काम तो पृथ्वी में ही हो रहा होगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो G लग रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोल देंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh। अब मान लीजिए कि हमने हल्का सा इसको धक्का दे दिया,
धक्का देने से क्या होगा कि ये आगे की तरफ बढ़ेगी, और जब ये फिसल रही है, यहाँ से नीचे गिर रही है, लुढ़क रही है, ऐसी स्थिति में हम इस उदाहरण में माने ले रहे हैं कि कोई भी घर्षण नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है तो ये बड़ी तेजी से ऐसे आती जाएगी, और यहां जब पहुंचेगी गिरने के बाद, तब ये कुछ न कुछ क्या धारण कर लेगी, वेग धारण कर लेगी। ठीक है, वेग धारण कर लेगी। तो वेग धारण करने के बाद इसमें क्या आ जाएगी, जब वेग आ गया तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 12 mv²। इस स्थिति में अगर हम लोग देखें तो इसमें ये गेंद हमारी रुकी हुई है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, यानी इसकी गतिज ऊर्जा 0 है, स्थितिज ऊर्जा अच्छी खासी है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़िया अच्छी खासी आ गई है, क्योंकि वेग इसने प्राप्त कर लिया है, परंतु पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हाइट है h थी, अब ये हाइट h जो है वो 0 हो चुकी है। तो mg गुणा 0 करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सवाल आपको किस तरह आएगा, ऐसे बना देंगे और यहां पे रख देंगे ए बी। बिंदु ए पर गेंद पहले रखी गई, फिर उसे लुढ़काया गया तो वो बिंदु बी पर पहुंची। किस स्थिति में गतिज ऊर्जा 0 होगी, तो आप बोलेंगे गतिज ऊर्जा ए स्थिति में 0 होगी। और फिर स्थितिज ऊर्जा कब 0 होगी, बी स्थिति में। और फिर मान लीजिए सी स्थिति हो जाएगी बीच में कहीं, तो इस सी में क्या होगा, ना तो स्थितिज ऊर्जा 0 है और ना ही गतिज ऊर्जा 0 है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए इस तरह के डायग्राम में, और आपने समझ लिया है। बार बार बोल रहा हूं कि घर्षण यहाँ पे नहीं है, तो आपने समझ लिया। यहाँ पे गतिज ऊर्जा 0 है, स्थितिज ऊर्जा अच्छी खासी है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा अच्छी खासी है, स्थितिज ऊर्जा 0 है। तो ये डायग्राम बहुत पढ़ाया जाता है स्कूल टाइम पे।